हेलो एवरीवन, वेलकम टू रिमोट एकेडमी। आरसीसी के लेक्चर सीरीज में हम लोगों ने डब्ल्यूएसएम, एलएसएम और यूएलएम में कंपैरिजन कर लिया था। तीनों में क्या क्या ड्रॉबैक्स हैं, क्या क्या कमियां हैं, ये सारा डिस्कस कर लिया था। फिर हमने फाइनली एक कंक्लूजन निकाला था कि जो एलएसएम का डिज़ाइन है वो सबसे बेहतर होगा, क्योंकि उसमें सेक्शन का साइज़ ना ही बहुत ज़्यादा होता है ना ही बहुत कम होता है, एक मॉडरेट साइज़ होता है। और इसी कारण से उसका जो इकोनॉमिक व्यू अगर देखें तो इकोनॉमिकली वो सेफ भी रहता है, ना तो बहुत ज़्यादा खर्च आता है ना बहुत कम खर्च आता है। इसलिए हम लोग ज़्यादातर एलएसएम में ही कोई भी डिज़ाइन करते हैं आरसीसी में। इसके अलावा मैंने बहुत सारी चीज़ें और भी डिस्कस कर ली थी, जैसे कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटीज़, लॉन्ग टर्म इफेक्ट क्या होता है। एक बार मैं फिर से मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बता देता हूँ कंक्रीट में किस जगह पे कौन सा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने बताया था इलास्टिसिटी जो है इनिशियल टेंजेंट मॉडुलस, ये बताया था। ये डायनेमिक लोडिंग के लिए इस्तेमाल होता है, जैसे कि विंड लोड एक्ट कर रहा हो या फिर अर्थक्वेक लोड एक्ट कर रहा हो या फिर जहाँ पे वाइब्रेशंस आने के चांसेस हों, वहाँ पे इनिशियल टेंजेंट मॉडुलस इस्तेमाल किया जाता है। और जहाँ पे शॉर्ट टर्म स्टैटिक लोडिंग हो, शॉर्ट टर्म स्टैटिक लोडिंग का मतलब है ना तो ज़्यादा वाइब्रेशन हो, ना ही विंड का इफेक्ट हो, ना ही झटके वाली कोई लोडिंग आती हो। जैसे कि आमतौर पे हमारी बिल्डिंग्स बनी होती हैं, वो उनमें सेकेंड मॉडुलस का इस्तेमाल होता है। ये सेकेंड मॉडुलस मैंने ग्राफ में दिखाया भी था आप लोगों को। ये है सेकेंड मॉडुलस का ग्राफ और ये है इनिशियल टेंजेंट मॉडुलस का ग्राफ। ठीक है, ये पुराने लेक्चर में मैंने बता रखा है। अगर हम क्रीप ना कंसीडर करें, क्रीप का मतलब मैंने बता रखा है। क्रीप का मतलब होता है कि एक परमानेंट डिफॉर्मेशन है जो समय के साथ साथ बढ़ता रहता है। इस क्रीप को हिंदी में विसर्पण भी कहते हैं, विसर्पण। तो सेकंड मॉडुलस ईसी जो होता है उसका फॉर्मूला है ईसी इक्वल टू 5000 अंडर रूट एफसी, ये होता है। लेकिन अगर ये तो ही शॉर्ट टर्म एफसीके, लेकिन अगर हम लंबे समय की बात करें जहाँ पे क्रीप कंसीडर किया जाए, तो वहाँ पे क्रीप कोफिशिएंट थीटा भी इस्तेमाल किया जाता है। थीटा थीटा को ही बोलते हैं क्रीप कोफिशिएंट। क्रीप कोफिशिएंट बोलें या कोफिशिएंट ऑफ क्रीप बोलें, दोनों की बात एक ही है। तो अगर हम थीटा कंसीडर करेंगे तो लंबे समय के लिए कंक्रीट का इफेक्ट जो होगा उसके लिए फिर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हो जाएगी AC अपॉन 1 प्लस थीटा हो जाएगा। ये फार्मूला इंपॉर्टेंट है, ये याद होना चाहिए। लॉन्ग टर्म इफेक्ट के लिए मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट ECE इक्वल टू EC अपॉन 1 प्लस थीटा। EC अभी मैंने पहले ही बता रखा है कि EC ये सेकेंड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है, जिसका फॉर्मूला होता है 5000 अंडर रूट FC के, जो कि LSM में यूज़ होता है। थीटा का फॉर्मूला क्रीप कोफिशिएंट जो है उसका फॉर्मूला है, ये लिखा हुआ है अल्टीमेट क्रीप स्ट्रेन अपॉन इलास्टिक स्ट्रेन एट द एज ऑफ लोडिंग। अल्टीमेट क्रीप स्ट्रेन का मतलब क्या है? अल्टीमेट क्रीप स्ट्रेन का मतलब ये है कि मैक्सिमम किसी इंस्टेंटेनियस पॉइंट पे या फिर किसी टाइम पे मैक्सिमम कितना क्रीप है उसे बोलते हैं अल्टीमेट क्रीप स्ट्रेन। और इलास्टिक स्ट्रेन एट द एज ऑफ लोडिंग, एट द एज ऑफ लोडिंग का मतलब ये है कि जब से कंक्रीट कास्ट किया गया है, कंक्रीट की सेटिंग कर दी गई है, उसके बाद कितने समय बाद लोड लगाया जाता है उसको बोलते हैं एज ऑफ लोडिंग। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। एज ऑफ लोडिंग का मतलब ये है कंक्रीट कास्ट करने के कितने समय बाद हम कोई लोड लगा रहे हैं, उसको बोलते हैं एज ऑफ लोडिंग। तो एज ऑफ लोडिंग के अकॉर्डिंग थीटा यानी कि कोफिशिएंट ऑफ क्रीप यानी कि विसर्पण की कोफिशिएंट जो है वो चेंज होती रहती है। तो उसका क्या चेंज है और कैसे चेंज होती है आप देख सकते हैं। 7 दिन पे जो थीटा की वैल्यू होती है, क्रीप कोफिशिएंट की वैल्यू होती है 2.2। 28 दिन पे क्रीप कोफिशिएंट की वैल्यू 1.6 और एक साल पे 1.1 होता है। ये डायरेक्टली किसी न किसी एग्जाम में पूछे जाते हैं
ये आप लोगों को याद होने चाहिए। आप लोग अगर एसएससी जेई एग्ज़ाम देना चाहें तो वहाँ पे पूछा जाता है। स्टेट के कोई भी एग्ज़ाम्स होते हैं वहाँ पे, इवन कॉलेज के एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है डायरेक्टली कि एज ऑफ लोडिंग क्या है, और अगर हम क्रीप या फिर लॉन्ग टर्म इफेक्ट कंसीडर करें तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी पे क्या फ़र्क पड़ता है, ये भी डायरेक्टली पूछा जाता है। और कभी कभी इस पर डायरेक्ट न्यूमेरिकल भी आ जाता है, क्रीप कोफिशिएंट दे देगा या फिर एज ऑफ लोडिंग अल्टीमेट क्रीप स्ट्रेंथ दे देगा और डायरेक्टली पूछ लेगा कि आप ये बताइए लॉन्ग टर्म इफेक्ट से आने वाले मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की वैल्यू कितनी है। तो इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके हम बता सकते हैं। आप लोग इतना ध्यान रखेंगे। उसके बाद मैंने टारगेट मीन स्ट्रेंथ बताया था, जो कि ये वाला फिगर आप लोगों को एक्सप्लेन किया था। लेकिन एक ऐसा ही मिलता जुलता एक और फिगर है जो इधर दिख रहा है, ये है टारगेट मीन लोड। टारगेट मीन लोड और टारगेट मीन स्ट्रेंथ में कंपैरिजन करें तो दोनों का एकदम उल्टा इमेज बना हुआ है। अगर हम इसको देखें तो ये एक दूसरे के मिरर इमेज हैं। टारगेट मीन स्ट्रेंथ का मतलब ये है कि कितना स्ट्रेंथ हम मान के चलें या कितना स्ट्रेंथ हमको टारगेट लेकर चलना है, जो कि एफसीके से ज़्यादा होना चाहिए। टारगेट मीन स्ट्रेंथ जो है एफसीके अगर यहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक एफसीके है, तो एफसीके मीन्स क्या है, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट है। बट हम ये मान लेते हैं कि जितना कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ है, जितनी उसकी क्षमता है, उससे ज़्यादा अगर स्ट्रेंथ हो जाए तो वो सेफ हो जाएगा। इसीलिए हम टारगेट करके चलते हैं लैब में जब कंक्रीट बनाते हैं कि थोड़ा सा उसमें एक्स्ट्रा ही स्ट्रेंथ आ जाए, इसलिए 1.65 सिग्मा और बढ़ा देते हैं। सिग्मा मैंने बताया था स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, जिसको हिंदी में मानक विचलन कहते हैं। और इसी प्रकार कंपैरिजन करें अगर टारगेट मीन लोड में, तो लोड जितना ही कम आए उतना ही अच्छा है। इसलिए हम क्या करते हैं कि जितना लोड आने वाला होता है उससे और घटा देते हैं। लोड जो है एफ सी के एफ, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, स्मॉल एफ को मैंने स्ट्रेंथ से दिखाया है और कैपिटल एफ को मैंने लोड से दिखाया है, इसलिए आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे। दोनों में फॉर्मूला सेम ही दिख रहा होगा, लेकिन कैपिटल एफ लोड है और स्मॉल एफ जो है इधर दिख रहा है, ये क्या है, ये स्ट्रेंथ है। लोड जितना ही कम हो उतना ही अच्छा है, फेल होने से बचा रहेगा स्ट्रक्चर। इसीलिए टारगेट मीन लोड जो है एफ सी के माइनस 1.65 सिग्मा है, कम करना था इसलिए मैंने माइनस किया, जबकि स्ट्रेंथ जितना ज़्यादा होगा उतना ही अच्छा होगा। इसीलिए टारगेट मीन स्ट्रेंथ की वैल्यू एफ सी के प्लस 1.65 सिग्मा रखा है। सिग्मा स्टैंडर्ड डेरिवेशन है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और फिगर दोनों का एक दूसरे के मिरर इमेज है या अपोजिट है, ये भी ध्यान रखेंगे। परमिसिबल लिमिट्स ऑफ इम्प्योरिटीज़ इन वाटर, जिस वाटर का यूज़ करके हम कंक्रीट बनाना चाहते हैं उसमें कुछ अशुद्धियाँ होती हैं, उन अशुद्धियों की लिमिट कितनी है, मीन्स वो अशुद्धियाँ अगर पानी में प्रेजेंट हैं तो कितनी लिमिट है कि उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ऑर्गेनिक मैटर 2000 मिलीग्राम पर लीटर, यानी कि 2000 ppm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जिस पानी का यूज़ करके हम कंक्रीट बनाना चाहते हैं उस पानी में 2000 ppm या फिर मिलीग्राम पर लीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए ऑर्गेनिक मैटर। ऑर्गेनिक मैटर का मतलब आप लोग जान ही रहे होंगे, जैसे कि पेड़ पौधों की पत्तियाँ अगर उसमें मौजूद हैं तो, या फिर पत्तियाँ सड़ गई हैं, कुछ भी रिलेटेड है, नेचर से रिलेटेड है, वो सब ऑर्गेनिक मैटर में आता है। या फिर ह्यूमन एक्सक्रीटा भी उसमें आता है, ये सब ऑर्गेनिक मैटर में आता है। और 2000 मिलीग्राम पर लीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इनऑर्गेनिक में जैसे सिल्ट हो गया, सैंड हो गया, पत्थर का कोई स्क्रीट हो गया, ये सब 3000 मिलीग्राम पर लीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। सल्फेट 4000 मिलीग्राम पर लीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। क्लोराइड्स जो है पीसीसी के लिए 2000 मिलीग्राम पर लीटर और आरसीसी के लिए 5000 मिलीग्राम पर लीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। सस्पेंडेड मैटर्स 2000 मिलीग्राम पर लीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। सस्पेंडेड मैटर का मतलब ये होता है कि पानी में अगर अशुद्धियाँ घुली हैं तो वो ज़मीन पर ना बैठें और ना ही घुल जाएं, मतलब तैरती रहें।
पानी में तैरती रहें, ना तो नीचे बैठे ग्रेविटी की वजह से और ना ही पूरी तरह घुल पाए, उसे बोलते हैं सस्पेंडेड मैटर। वो तैरती रहेगी। ये ध्यान रखेंगे, उनके साइज़ बहुत ही कम होते हैं और ये 2000 मिलीग्राम पर लीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। ऑर्गेनिक मैटर 2000 ppm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इनऑर्गेनिक 3000 ppm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। सल्फेट 4000 ppm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। क्लोराइड में अगर पीसीसी है तो उसकी लिमिट 2000 मिलीग्राम पर लीटर और आरसीसी है तो 5000 मिलीग्राम पर लीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। सस्पेंडेड मैटर 2000 मिलीग्राम पर लीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जिस पानी का यूज़ करके हम कंक्रीट बनाना चाहते हैं उसका आइडियल पीएच वैल्यू 6.5 से 8.5 के बीच में होना चाहिए। किसी भी हालत में पीएच की वैल्यू 6 से कम नहीं होनी चाहिए। यही क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाता है। 6.5 से 8.5 के बीच होना चाहिए और किसी भी हालत में 6 से नीचे नहीं होना चाहिए। एक और टर्म आता है कवर। क्या होता है? कंक्रीट में कवर देना बहुत ज़रूरी है। कवर का मतलब ये है कि जो स्टील रीइंफोर्समेंट है, रीइंफोर्समेंट दिया जाता है जो कंक्रीट में, उसके बाद उसके नीचे भी थोड़ी सी जगह छोड़ दी जाती है जिसमें कंक्रीट का लेयर होता है। आप लोग ये देख रहे होंगे, ये इतना पोर्शन, यही कवर है इधर। इस कवर का मतलब क्या है? मान लीजिए कंक्रीट है, ये कंक्रीट का सेक्शन है और यहाँ पे सरिया लगी हुई है। ये तो सरिया के सेंटर से या फिर सरिया के किनारे से ये जितनी स्पेस बच रही है यही है कवर। हालांकि हमने ये मान रखा है कि सरिया के सेंटर से लेकर ऊपर से यहाँ तक ही कंक्रीट हमारे स्ट्रेंथ में पार्टिसिपेट करती है। उसके नीचे की इतनी वाली के नीचे वाली कंक्रीट है वो स्ट्रेंथ में पार्टिसिपेट बिल्कुल नहीं करती है। फिर भी हम एक्स्ट्रा कंक्रीट क्यों लगाते हैं? उसका रीज़न ये है कि जो रीइंफोर्समेंट हमने प्रोवाइड किया है उसकी भी सेफ्टी होनी चाहिए। अगर इसमें हम कवर ना दें तो सरिया जो लगी हुई होती है वो ख़राब होने के चांसेस रहेंगे। लाइक उसमें कोरोजन आने के चांसेस रहेंगे, वो डायरेक्ट एयर के कांटेक्ट में रहेगा, उसका क्षरण होगा, डिके होगा। इसलिए उस रीइंफोर्समेंट को बचाने के लिए हम कवर देते हैं। दूसरा एक और रीज़न है, हम उसको एक एस्थेटिक व्यू देते हैं। एस्थेटिक व्यू का मतलब ये है कि दिखने में थोड़ा अच्छा लगे, प्लेन लगे, स्मूथ लगे, इसलिए भी हम प्रोवाइड करते हैं क्या? कवर। ठीक है, आप लोग इतना ध्यान रखेंगे। कंक्रीट में जैसे मैंने बना रखा है, कंक्रीट में ये वाला पोर्शन जो है ये कवर है, नीचे वाला पोर्शन सरिया के नीचे जो है क्लियर। लेकिन यही कवर अगर सेंटर से लें, ये सरिये का सेंटर, तो सरिये के सेंटर से जो है क्लियर कवर नहीं कहते हैं, इसे बोलते हैं नॉमिनल कवर। नॉमिनल कवर। सरिये के सेंटर से जो डिस्टेंस होता है बॉटम मोस्ट लेयर का, उसे बोलते हैं नॉमिनल कवर। जबकि सरिये के बाहरी एज से, सरिये के बाहरी एज से मतलब यहाँ से के बाहरी एज से जितना भी डिस्टेंस होता है आउटर मोस्ट लेयर का या फिर बॉटम मोस्ट लेयर का, उसे बोलते हैं क्लियर कवर। क्लियर का मतलब बाहर बाहर का, नॉमिनल का मतलब सेंटर से। इतना आप लोग ध्यान रखेंगे। जिस तरीके से हमने बॉटम में बताया है कवर, उसी तरीके से टॉप पे भी कवर हो सकता है और होता भी है। अगर हम टॉप में रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं तो टॉप पे भी कवर होता है। सेम बात वही है, अगर हम सरिये के बाहरी किनारे से टॉप मोस्ट लेयर की डिस्टेंस देखें तो वो है क्लियर कवर, जबकि सेंटर से नॉमिनल कवर, जो कि मैंने यहाँ लिख रखा है। इस कवर को प्रोवाइड करने के लिए देखा जाए तो मतलब प्रोवाइड कैसे करेंगे, तो ये मान लीजिए ये फॉर्म वर्क है, हमने फॉर्म वर्क ये पूरा बना लिया है। तो फॉर्म वर्क बनाएंगे तो उसके बाद छोटे छोटे हम लोग ब्लॉक्स रख देते हैं।
ये छोटे छोटे ब्लॉक्स ही थोड़ा सा स्पेस क्रिएट कर देते हैं जो कि कवर क्रिएट कर देते हैं। ठीक है, तो ब्लॉक्स को स्पेसर्स बोला गया है, इन्हीं ब्लॉक्स को स्पेसर्स बोला गया है जिनकी वजह से कवर के लिए जगह बचती है। स्टिरअप देख लीजिए, ये मान लीजिए मेन रीइंफोर्समेंट है, ये सब रीइंफोर्समेंट हैं और ये मेन बीम का पार्ट है। ये तो ये बाहर वाला जो पोर्शन है आपको दिख रहा है, ये है फॉर्म वर्क, बाहर वाला फॉर्म वर्क है और कंक्रीट यहाँ तक भरेगी, यहाँ तक पूरा। उसमें एक स्टिरअप लगा होता है। स्टिरअप का मतलब यह है कि एक वर्टिकल छल्ले होते हैं, आप लोगों ने सब लोगों ने देखा होगा, जैसे मान लीजिए कोई बीम बनती है तो उसमें छल्ले लगे होते हैं। लाइक मैं एक डायग्राम से दिखाता हूँ कैसे बनता है। मान लीजिए ये बीम है कोई, ये बीम है, आगे जाएगी ऐसे ही, तो उसमें कुछ छल्ले लगे होते हैं ऐसे करके। आप लोगों ने देखा, इनको ही बोलते हैं स्टिरअप्स। इन स्टिरअप को भी एक और नाम दिया गया है, कीज, चेयर कीज या शेयर कीज। शेयर कीज ध्यान रखेंगे। इसका काम क्या होता है, इन शेयर कीज का काम ये होता है कि जो ये लॉन्गिट्यूडनल बार्स हैं, ये जो स्टील बार है, ये स्टील बार है, इन स्टील बार्स को अपनी पोजीशन में होल्ड करके रखना और इनको शेयर से बचाना, शेयर इफेक्ट से बचाना, और सारे मेन स्टील को उनकी अलाइनमेंट में बनाए रखना ही उनका काम होता है स्टिरअप्स का। शेयर कीज या स्टिरअप्स या फिर रिंग्स भी बोलते हैं, रिंग्स। मिनिमम स्पेसिंग कितना कितना होना चाहिए, कितना कितना कवर होना चाहिए। अगर स्लैब बना रहे हैं तो स्लैब में मिनिमम कवर कितना होना चाहिए, 15 mm। मीन्स अगर हम स्लैब बना रहे हैं तो स्लैब में जो सरिया लगाते हैं तो सरिये से लेकर के बॉटम तक कितना डिस्टेंस होना चाहिए, 15 mm तक होना चाहिए। स्लैब में 15 mm, बीम में 25 mm, कॉलम में 40 mm और फुटिंग में 50 mm। मिनिमम इतनी क्लियर कवर देनी ही होगी। अब क्लियर कवर इतनी होगी तो नॉमिनल कवर कितनी होगी, नॉमिनल कवर डिपेंड करती है कि डायमीटर कितनी है। नॉमिनल कवर डिपेंड करती है कि सरिये की डायमीटर कितनी है। सरिये की डायमीटर अगर हम मान लेते हैं 5 है, सरिये की डायमीटर अगर 5 है तो क्लियर कवर नॉमिनल कवर कितनी होगी, नॉमिनल कवर इक्वल टू क्लियर कवर प्लस 5/2। क्लियर कवर प्लस 5/2, जहाँ पे 5 क्या है, 5 है डाया ऑफ बार। अगर 5 डाया ऑफ बार है, जो बार हम रीइंफोर्समेंट के लिए यूज़ करते हैं, तो जो नॉमिनल कवर होगा क्लियर कवर प्लस 5/2। यहाँ पे मैंने जो अभी इसमें समझाया था इमेज में, मैंने क्या बताया था कि बाहर से बाहर जो है वो क्लियर कवर होगा, लेकिन सेंटर से नॉमिनल कवर होगा। तो नॉमिनल कवर सेंटर से आ रहा है तो सेंटर से बाहर तक का 5/2 ही डिस्टेंस हुआ, जो कि यहाँ पे मैंने भी बताया है। इसको उल्टा भी मैं लिख सकता हूँ, क्लियर कवर इक्वल टू नॉमिनल कवर माइनस 5/2, लेकिन यहाँ पे स्पेस नहीं इसलिए मैं लिख नहीं रहा हूँ। यहाँ पे आपको इधर से उधर ट्रांसफर करके कर लेना है।
अगर कॉलम की साइज 200 mm से कम है, अगर कॉलम की साइज 200 mm से कम है या बराबर है और जो रीइंफोर्समेंट का डाया है 12 mm से ज़्यादा नहीं है, तो कवर हम मिनिमम 25 mm प्रोवाइड करेंगे। ये ध्यान रखेंगे, वो मेंबर कोई भी हो, चाहे वो बीम हो चाहे कुछ हो, ध्यान यही रखना है कि 200 mm से कम कवर हो और डायमीटर ज़्यादा कर दें, 12 mm से ज़्यादा ना हो, तो कवर जो है 25 mm रखेंगे। मिनिमम कवर कितना होना चाहिए ये तो मैंने बता दिया, कितना कितना कवर मेंबर में होना चाहिए, लेकिन अगर एक्सपोजर को कंसीडर करें, मतलब कैसा एनवायरनमेंट है उसको कंसीडर करें, तो उसमें हमें ये पता होना चाहिए कि मिनिमम कवर कितना होना चाहिए। एक्सपोजर मैंने पहले ही बता रखा है, माइल्ड एक्सपोजर, मॉडरेट एक्सपोजर, सीवियर एक्सपोजर, वेरी सीवियर एक्सपोजर, एक्सट्रीम एक्सपोजर, ये पहले लेक्चर में मैंने बता रखा था। जिन्होंने वीडियोस नहीं देखे हैं पुराने, उनको आगे का समझ में नहीं आएगा, इसलिए आप लोग पुराने वीडियोस पहले चैनल के प्लेलिस्ट में विजिट करके देख सकते हैं, या फिर मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से विजिट कर सकते हैं, या फिर लास्ट में मैं एंड कार्ड लगाऊंगा, वहाँ पे आप देख सकते हैं। माइल्ड एक्सपोजर में 20 mm मिनिमम कवर होगा, मॉडरेट एक्सपोजर में 30 mm, सीवियर में 45 mm, वेरी सीवियर में 50 mm, एक्सट्रीम में 75 mm। माइल्ड एक्सपोजर में 20 mm, मॉडरेट एक्सपोजर में 30 mm, सीवियर एक्सपोजर में 45 mm, वेरी सीवियर में 50 mm और एक्सट्रीम में 75 mm। अब एक्सपोजर क्या होता है? एक्सपोजर मैंने पहले ही बता रखा है कि क्लाइमेटिक कंडीशन और एनवायरनमेंट कंडीशन के हिसाब से वहाँ पे क्या वातावरण है, कितना टेम्परेचर है, कितनी ह्यूमिडिटी है, कितना इफेक्ट हो सकता है, कितनी ख़राब कंडीशन है, धूप है, तापमान कितना है, ये सारी चीज़ें एक्सपोजर पे डिपेंड करती हैं। और जो मेंबर हम बना रहे हैं वो ढका हुआ है कि बाहर खुला हुआ है, ये सारी चीज़ें एक्सपोजर को शो करती हैं। तो आप लोग पिछले वीडियोज़ में देखिए, वहाँ पे आपको एक्सपोजर क्लियरली समझ में आ जाएगा। एक और टर्म आता है प्लेसिंग। क्या होता है प्लेसिंग में? मतलब ये है कि जब हम कंक्रीट को डालते हैं तो उस प्रोसेस को बोलते हैं प्लेसिंग। मीन्स हम कंक्रीट बनाने के बाद जिस प्लेस पे हमने रखा, डाला, उस क्रिया को हम बोलेंगे प्लेसिंग। प्लेसिंग में एक और टर्म आता है फ्री फॉल हाइट। फ्री फॉल हाइट का मतलब है कितनी ऊपर से कंक्रीट को छोड़ना चाहिए या गिराना चाहिए। तो 1.5 मीटर से ऊपर नहीं जाना चाहिए। अगर हम कंक्रीट की प्लेसिंग कर रहे हैं तो 1.5 मीटर से ऊपर नहीं रखना चाहिए, मतलब 1.5 मीटर तक ही ऊपर जाकर के उसको छोड़ना चाहिए, गिराना चाहिए। 1 से 1.5 मीटर ऊपर जाकर ही छोड़ना चाहिए उसको, ना 1 मीटर से कम ना 1.5 मीटर से ऊपर। तो ऐसे में क्या होता है, सेग्रीगेशन और ब्लीडिंग के चांसेस बहुत कम रहते हैं। सेग्रीगेशन और ब्लीडिंग मैंने पहले ही बता रखा है, लेकिन एक बार फिर बता देता हूँ। सेग्रीगेशन एक ऐसी फिनोमिनन है जिसमें अगर हम ये 1.5 मीटर से ऊपर की ऊंचाई से फ्री फॉल कराते हैं, कंक्रीट की प्लेसिंग करते हैं, या फिर कंक्रीट उतनी कंसिस्टेंट ना हो, तो उसमें से एग्रीगेट्स अलग हो जाते हैं, उसे बोलते हैं सेग्रीगेशन। और ब्लीडिंग क्या होती है? ब्लीडिंग में सीमेंट वाटर पेस्ट, यानी कि सीमेंट और वाटर का घोल कंक्रीट बल्क से बाहर बहने लगे, तो उसे बोलते हैं ब्लीडिंग। तो अगर 1.5 मीटर के ऊपर फ्री फॉल है या फिर 1.5 मीटर के ऊपर से हम कंक्रीट को पटकते हैं, तो ये सेग्रीगेशन के चांसेस या ब्लीडिंग के चांसेस होने की बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं। मिनिमम हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग ऑफ रीबार्स। रीबार्स का मतलब रीइंफोर्सिंग बार्स। ये जो आपको रीबार्स दिख रहा है, इसका मतलब है रीइंफोर्सिंग बार्स, या फिर वो बार्स जो रीइंफोर्समेंट के लिए, प्रबलन के लिए यूज़ की जाती है। मिनिमम हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग कितनी कितनी होनी चाहिए ये बता रहा है। हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग में 5 मैक्स मैंने अभी बताया। 5 का मतलब क्या होता है? डायमीटर ऑफ रीइंफोर्सिंग बार्स, उसको बोलते हैं 5 मैक्स। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। 5 मैक्स क्या है? डाया ऑफ रीइंफोर्सिंग। एक्चुअली ये डाया नहीं, मैक्सिमम डाया है, मैक्सिमम डाया ऑफ रीइंफोर्सिंग बार्स। मैक्स डाया ऑफ रीबार्स। और दूसरी क्या है?
मैक्स साइज ऑफ एग्रीगेट प्लस 5 mm। एग्रीगेट की जो मैक्सिमम साइज है, जो गिट्टी की मैक्सिमम साइज है, उसके साइज से 5 mm एक्स्ट्रा ले लेते हैं, या 2/3 मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट व्हेन वाइब्रेटर्स आर यूज्ड। अगर वाइब्रेटर कंपैक्शन के लिए अगर वाइब्रेटर इस्तेमाल करते हैं, वो चाहे हैंड वाइब्रेटर हो, चाहे टेबल माउंटेड वाइब्रेटर हो, कोई भी वाइब्रेटर हो, उन केस में 2/3 ऑफ मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट। एग्रीगेट यहाँ पे कोर्स एग्रीगेट लिया जाएगा, यहाँ पे फाइन एग्रीगेट की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे मोटा मिलावा की बात हो रही है। 5 या फिर मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट प्लस 5 mm, ये तब लेते हैं इनमें से जो ज़्यादा होगा वो लेंगे, मीन्स मैक्सिमम डाया या फिर साइज ऑफ एग्रीगेट प्लस 5 mm। इन दोनों को वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट करने के बाद कंपेयर करेंगे, दोनों में से जो ज़्यादा होगा वही मिनिमम स्पेसिंग माना जाएगा, वही रखा ही जाता है डिज़ाइन में। लेकिन अगर वाइब्रेटर का इस्तेमाल करें तो इन दोनों वैल्यू को छोड़ दिया जाता है और दूसरी वैल्यू कैलकुलेट की जाती है 2/3 इंटू मैक्स साइज ऑफ एग्रीगेट। मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट के 2/3 से मल्टीप्लाई कर दें तो जो वैल्यू आएगी वही मिनिमम हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग होगी, किसकी, री बार्स की या फिर रीइंफोर्सिंग बार की। ये ध्यान देने वाली बात है, ये वाली वैल्यू तभी यूज़ करेंगे जब वाइब्रेटर का इस्तेमाल होगा। बिना वाइब्रेटर के ऊपर वाले दोनों वैल्यू में से जो ज़्यादा होगा वही लेंगे। मिनिमम वर्टिकल स्पेसिंग ऑफ रीबार्स इन बीम्स 2 और मोर रोज यूज्ड। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम एक ही बीम में ऊपर नीचे कई रोज में हम लगाते हैं बार्स, और ये ज़्यादा नहीं होता है, हर जगह नहीं होता है, कहीं कहीं पे लगाया जाता है। जहाँ पे स्टील रीइंफोर्समेंट की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है वहाँ पे ऐसा किया जाता है। जबकि मैंने अभी जो इमेज में बताया था वो डबल रीइंफोर्समेंट नहीं बताया था, सिंगल बताया था। ठीक है, डबल रीइंफोर्सिंग भी यूज़ होती है। डबल रीइंफोर्समेंट में ऊपर नीचे 2 लेयर लगा देते हैं रीइंफोर्समेंट की। वो कह रहा है कि वर्टिकल स्पेसिंग कितनी होनी चाहिए, तो वर्टिकल स्पेसिंग या तो जो डायमीटर है या मैक्सिमम डायमीटर है स्टील का उतना, या मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट का 2/3 या 15 mm। इन तीनों में से जो ज़्यादा वैल्यू होगी वही वर्टिकल स्पेसिंग होगी, मिनिमम उतनी स्पेसिंग देनी ही होगी। तीनों में कंपैरिजन करेंगे, 5 मैक्स 2/3 ऑफ मैक्स साइज ऑफ एग्रीगेट और 15 mm। इन तीनों में से जो वैल्यू ज़्यादा होगी वही वैल्यू वर्टिकल स्पेसिंग ऑफ रीबार्स होगी। कब? अगर ऊपर नीचे कई लेयर्स में हम कंक्रीट में रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल एक मैं इमेज बना के दिखा देता हूँ आपको। ये मान लीजिए बीम का क्रॉस सेक्शन है और ये मैंने हॉरिजॉन्टल बार बना दिया है एक रीइंफोर्समेंट के लिए जो कि लॉन्गिट्यूडनली एक्ट करेगा। ये एक हो गया, इसी में एक और लेयर हम लगा देते हैं, 2 लेयर। तो इन दोनों में जो वर्टिकल डिस्टेंस होगा, वर्टिकल डिस्टेंस यही होगा जो 5 मैक्स या 2/3 ऑफ मैक्स साइज ऑफ एग्रीगेट या 15 mm, इससे कम नहीं होना चाहिए। इससे ज़्यादा हो जाए तो ठीक है। ऊपर वाले में भी मैंने बताया था, वो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बताया था, ये वाली डिस्टेंस ये है मिनिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस और ये वर्टिकल हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। आप लोग इतना याद रखेंगे। मैक्स स्पेसिंग ऑफ बार्स इन बीम, बीम में मैक्सिमम स्पेसिंग कितनी होनी चाहिए ये डिफरेंट ग्रेड पे डिपेंड करता है। अगर स्टील की ग्रेड Fe250 है तो 300 mm मैक्सिमम स्पेसिंग देंगे, मीन्स इससे ज़्यादा स्पेस नहीं दे सकते हैं, इससे ज़्यादा दूरी पे हम सरिया नहीं लगा सकते हैं। और अगर Fe415 है तो 180 mm, Fe500 और Fe550 के लिए 150 mm। ये तीनों वैल्यूज़ डायरेक्टली एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, याद रखना है। Fe250 ग्रेड के लिए 300 mm, Fe415 के लिए 180 mm, Fe500 और Fe550 के लिए 150 mm मैक्सिमम स्पेसिंग होती है। इससे ज़्यादा स्पेस हम नहीं देंगे। अगर इससे ज़्यादा स्पेस देते हैं तो कंक्रीट में फेलियर के चांसेस, डिफ्लेक्शन के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। एक चीज़ और ध्यान देने वाली बात है कि जब हम कंक्रीट में कई लेयर्स में, वर्टिकल लेयर्स में अगर वो लगाते हैं, रीबार्स लगाते हैं,
तो उन रिबार्स को लगाने का तरीका क्या है? हम ऐसे नहीं कर सकते हैं कि नीचे वाले पोर्शन में 3 बार्स लगाए हैं, ऊपर वाले पोर्शन में से 3 या 2 भी जितने भी लगाते हैं तो किसी भी जगह पे प्लेस कर देंगे, ऐसा नहीं है। हमें ध्यान ये रखना होगा कि जो कंक्रीट में स्टील बॉटम पे लगी है उसी के लाइन में दूसरी वाली स्टील लगनी है। ऐसा नहीं है कि हम स्टील को इधर उधर प्लेस कर दें। मीन्स अगर एक वर्टिकल लाइन खींच रहे हैं तो वर्टिकल लाइन ऊपर नीचे जितनी भी स्टील हैं सबके सेंटर से होनी चाहिए। मीन्स कहने का ये है कि एक प्रॉपर लाइन में होनी चाहिए स्टील्स। दो इमेज से मैंने दिखाया है कि कौन सा रिप्रेजेंटेशन गलत है, कौन सा रिप्रेजेंटेशन सही है, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे ये एक लाइन में लगाई गई हैं स्टील्स, ये तरीका सही है, जबकि यहाँ पे एक लाइन में नहीं है, जिगजैग दिख रही है आपको ऐसे, ये वाली तरीका सही नहीं है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आप लोग पुराना वाला रिवाइज कीजिए, जो लोग पुराने वीडियोस नहीं देखे हो पुराने देखिए। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। थैंक यू।